हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन देखा था, जिसमें अपन ने क्या देखा था कि परागकण जो होते हैं वो परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो उनसे किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण परागकण से कैसा और कैसे हो रहा था। परागकण जब अंकुरित हो जाते हैं तो नर युग्मकोद्भिद बनता है। अब अंकुरण के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन परागण से पहले थे, कुछ परिवर्तन परागण के बाद में थे। परागण से पहले परिवर्तन क्या थे। परागकण का जो अगुणित केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन करता है, दो केंद्रक बन जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक। उसके बाद में भित्ति निर्माण हो जाने से दो कोशिकाएं बन जाती है, एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका जो थी उसको कायिक कोशिका कहा था और छोटी कोशिका जो थी वो उसको जनन कोशिका कहा था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि बड़ी कोशिका जो कायिक कोशिका है उसका केंद्रक जो होता है वो अनियमित आकार का हो जाता है, जबकि जनन कोशिका जो होती है वो कालांतर में यानी आगे चल करके किस आकार की हो जाती है, लेंस की आकृति या कर्मी रूपी या तर्कु रूपी हो जाती है, क्योंकि उसको आगे चल करके परागनलिका में जाना है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि जनन कोशिका जो होती है उसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है और कायिक कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। कायिक कोशिका को संभवतः वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये कोशिका आगे चल करके परागनलिका के निर्माण में काम में आती है, जबकि जनन कोशिका का कार्य क्या होता है, जनन कोशिका से नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये द्विकेंद्र की अवस्था में परागकण आ गया। अब परागण की क्रिया के द्वारा ये परागकण कहाँ पर जाते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर गिरते हैं, वहां पर ये पोषक पदार्थों को अवशोषित करके अंकुरित होते हैं। अंकुरण के दौरान इन परागकणों की जो आंतरिक भित्ति जो होती है इंटाइन अंतःस्थोल वो फूल करके एक नलिका रूपी संरचना में बाहर निकल जाती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। ये पराग नलिका कहाँ पर बन रही है, ये वर्तिका के अंदर वृद्धि कर रही है। वर्तिका से होते हुए आगे अंडाशय में, अंडाशय से फिर बीजांड में जाएगी। तो ये पराग नलिका बन गई है। इस पराग नलिका के अंदर जनन कोशिका आ जाती है और जनन कोशिका आने के बाद में फिर से समसूत्री विभाजन करती है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से अंकुरित परागकण की पराग नलिका में दो नर युग्मक युक्त संरचना जो है उसे ही अपने नर युग्मकोद्भिद कहा था। ये बातें अपने पिछले वीडियो में कर ली थी, एक छोटा सा रिवीजन किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपना नर युग्मकोद्भिद वाला काम खत्म हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। अब अपन को मादा युग्मकोद्भिद भी जाना है, यानी मादा जननांगों के बारे में पढ़ना है। नर जननांगों के बारे में जितने टॉपिक थे वो सभी अपन ने कर लिए थे। इस टॉपिक के अंदर अपन मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना मुख्य टॉपिक ये रहेगा मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन व संरचना। जैसे आप कंपेरेटिवली अध्ययन करना इसका, वहां पर नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन व संरचना की बात की थी, यहाँ पर अपन को पढ़ना है मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन व संरचना। अब उसके बाद में उसमें मुख्य टॉपिक अपन ने क्या किया था, पुंकेसर किया था ना, क्योंकि नर जननांग जो था वो पुंकेसर था, यानी पुमंग का एक इकाई पुंकेसर थी। वैसे ही इसके अंदर अपनी मुख्य जो मादा जननांग है वो है अंडप, या इसको गुरु बीजाणुपर्ण भी कह सकते हैं। याद आ रहा होगा आपको, मैंने वहां पर लघु बीजाणुपर्ण काम में लिया था। पुंकेसर जो है उसको लघु बीजाणुपर्ण भी कहा था। लघु शब्द जो लघु बीजाणुपर्ण ये नर जननांगों के लिए प्रयुक्त हो रहा था। अब यहाँ पर गुरु शब्द प्रयुक्त होगा। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणुपर्ण, ये सभी मादा जननांगों से संबंधित शब्द है। तो यहाँ पर जैसे उसमें अपन ने पुंकेसर पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर अपन को मादा जननांग में अंडप या गुरु बीजाणुपर्ण को पढ़ना है। अंडप को गुरु बीजाणुपर्ण भी कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, आवर्तबीजी पादपों के अंदर मादा जननांग जो है वो जायांग है। जैसे नर जननांग पुमंग था ना, वैसे आवर्तबीजी पादपों में मादा जननांग जो है वो क्या है, जायांग। जायांग जो है वो मादा जननांग है। क्या है ये, मादा जननांग है। ठीक है। अब जायांग जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, एक या अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है जायांग। यानी जायांग के अंदर बहुत सारे अंडक हो सकते हैं या एक अंडक भी एक जायांग कहा जा सकता है। यानी जायांग की एक इकाई क्या है, जायांग की अगर इकाई की बात करें यानी एक संरचना क्या कहलाती है, वो कहलाती है अंडक। उसी को अपन ने अंडक कहा था। जैसे पुमंग जो है वो बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है ना, तो एक इकाई पुंकेसर थी, वैसे ही जायांग जो है उसकी एक इकाई अंडक कहलाती है। तो अपन को मेन अंडक के बारे में पढ़ना है। अब देखो अंडकों की संख्या एक या अधिक हो सकती है, मैंने आपको बता दिया है। अब ये अंडप जब एक से ज्यादा होता है यानी जायांग बहुअंडपी हो जाए, एक अंडपी तो एक अंडप वाला जायांग, और जब एक से ज्यादा अंडप हो जाए तो ऐसे जायांग को बहुअंडपी कहा जाता है। और बहुअंडपी जायांग के अंदर एक से ज्यादा अंडप है। अब ये सभी अंडप आपस के अंदर जुड़े हुए भी हो सकते हैं। यानी एक अंडप की संरचना कैसे की थी अपन ने, एक अंडप जो था
उसकी संरचना ऐसी की थी, ऊपर वर्तिकाग्र, फिर उसके बाद में वर्तिका, और नीचे फूला हुआ भाग जो था वो क्या कहलाया था, अंडाशय। ठीक है, ये एक अंडक है। ऐसे बहुत सारे अंडक हो और सभी अंडक आपस के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, आपस के अंदर संयुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार के जायांग को संयुक्तांडपी जायांग कहा जाता है। संयुक्तांडपी यानी सभी अंडक संयुक्त हो गए हैं, जुड़े हुए हैं, तब तो संयुक्तांडपी जायांग कहलाता है। और अगर सभी अंडक जो होते हैं वो पृथक पृथक हो, सभी अंडक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, बिल्कुल अलग होते हैं, तो उसे वियुक्तांडपी या पृथकांडपी जायांग कहा जाता है। तो एक तो शब्द आया संयुक्तांडपी, एक वियुक्तांडपी। संयुक्तांडपी जायांग के अंदर अंडक जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं आपस में, और वियुक्तांडपी जायांग के अंदर सभी अंडक जो होते हैं वो पृथक पृथक रहते हैं। बेसिक सी बात है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं अंडक की। अंडक जो होता है वो एक रूपांतरित पर्ण है, जो किसको धारण करता है, अंडक के अंदर जो नीचे वाला अंडाशय वाला भाग जो है वो मुख्य भाग है, उस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो अंडक जो होते हैं वो बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण है। अंडक बीजांड को धारण करने वाली, अंडक के अंडाशय वाले भाग में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको बीजांड कहा जाता है, जो मुख्य भाग बीजांड ही है। ठीक है, जैसे परागकोश के अंदर परागपुट या लघु बीजाणु धानियां थी ना, वैसे ही यहाँ पर अंडाशय के अंदर, अंडक के अंडाशय वाले भाग के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो अंडक बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण है, जिसे गुरु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। इसलिए अंडक का दूसरा नाम अपन गुरु बीजाणु पर्ण देते हैं। कोरिलेटेड समझ में आ रहा होगा। वहां पर पुमंग पड़ा था, यहाँ पर जायांग, वहां पर पुंकेशर पड़ा था, यहाँ पर अंडक पड़ा है। वहां पर पुंकेशर को लघु बीजाणु पर्ण कहा था, यहाँ पर अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण कहा है। वहां पर पुंकेशर का मुख्य भाग एंथर था, परागकोश, उस परागकोश के अंदर क्या थे, लघु बीजाणु धानियां। वैसे ही अंडक के अंडाशय वाले भाग के अंदर मुख्य भाग है बीजांड, और उस बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं। ये भी आप कोरिलेशन कर सकते हो। जैसे परागकोश के अंदर परागपुट थे, वैसे ही अंडक में बीजांड है। अब परागपुट को अपन ने लघु बीजाणु धानी कहा था, वैसे ही अंडक में पाए जाने वाले बीजांड को अपन गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं, जो आगे अपन पढ़ेंगे। तो अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडक जो है वो एक बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण है, इसलिए इसको गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। अब एक अंडक की बात करते हैं। तो एक अंडक जो है, अभी चित्र बनाया था मैंने आपको बताया था, वैसे एक फ्लास्क रूपी संरचना है, यानी नीचे तरफ से फूला हुआ, फ्लास्क जो होता है नीचे से फूला हुआ भाग, फूली हुई संरचना को फ्लास्क कहते हैं। तो एक फ्लास्क रूपी संरचना है जो मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे ऊपर जो होता है ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, ये वाला भाग है वर्तिकाग्र। फिर उसके बाद में पतला नलिका रूपी संरचना जो होती है वो कहलाती है वर्तिका, और फिर उसके बाद में नीचे वाला फूला हुआ भाग है ये कहलाता है अंडाशय। तो एक अंडक जो होता है वो इन 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब इन तीनों भागों के क्या कार्य होते हैं। ऊपर वाला भाग जो वर्तिकाग्र, जो टोपीनुमा संरचना में सबसे ऊपर पाया जाता है, ये वाला भाग परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है। बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, जब परागकण द्विकेंद्र की अवस्था में होते हैं तो उस समय पर परागण होता है, उनमें परागकोश की भित्ति फटती है और वो परागकण हवा के द्वारा, कीट के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा वो परागकण उड़ करके यहाँ पर तो आकर के गिरते हैं, यहाँ पर तो आएंगे परागकण। तो परागकणों को सबसे पहले ग्रहण करने का काम कौन करता है, अंडक का कौन सा भाग करता है, वो होता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र का काम ये हो गया है। उसके बाद में नीचे पतली संरचना जो होती है वो वर्तिका। वर्तिका का क्या कार्य होता है, वर्तिका का कार्य होता है जब परागकण अंकुरित होते हैं तो क्या बनती है, पराग नलिका बनती है। इस पराग नलिका को पथ प्रदान करना, रास्ता देना, क्योंकि ये परागकण अंकुरित होंगे तो जो पराग नलिका बनेगी ना, ये पराग नलिका इस वर्तिका से होते हुए बीच में से यही तो रास्ता देगी, होते हुए ही तो अंडाशय के अंदर जाएगी, अंडाशय में फिर बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। समझ में आ रही है बात। तो वर्तिका क्या करती है, पराग नलिका को पथ प्रदान करती है, यानी रास्ता प्रदान करती है। फिर उसके बाद में अंडक का सबसे निचला आधारीय फूला हुआ भाग जो होता है वो अंडाशय कहलाता है। यह भाग है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको बीजांड या गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। यानी अंडाशय के अंदर क्या है, जैसे अपन ये बनाए तो जैसे ये बीजांड बनाए, मैंने 2 बीजांड बनाए हैं।
तो ये बीजांड ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, इनकी संख्या अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है। तो अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं जो पाई जाती है उनको बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। और बीजांड जो है वो एक वृंतनुमा संरचना से, बीजांड जो है वो एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा अंडाशय की आंतरिक भित्ति से बीजांडाशन पर जुड़ा हुआ रहता है। ये लाइन क्या हो गई है कि जैसे मैं यहाँ पर ये अंडाशय की आंतरिक भित्ति बना रहा हूँ, इस भित्ति पर ये बीजांड बनाया है मैंने, ये बीजांड जो है एक वृंतनुमा संरचना से, ये एक वृंत बनाया है, इस वृंतनुमा संरचना से अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर बीजांडासन से जुड़ा रहता है। बीजांड का आसन, बीजांड का आसन क्या हो गया, ये वाला भाग बीजांड का आसन हो गया, ये वाला भाग जहां से बीजांड किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ है। और बीजांडासन किसके संपर्क में है, ये अंडाशय की आंतरिक भित्ति के संपर्क में है। तो बात समझ में आ गई होगी, आगे डिटेल से अपन और करेंगे। यहाँ पर जो जो चीजें कर रहे हैं आगे फिर आएगी, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें जो पहले आपको शॉर्ट में बताई थी वो आगे चल करके डिटेल में अपन ने स्टडी की थी। तो वैसे यहाँ पर अपन को ये डिटेल से अपन और करेंगे। ये बेसिक बातें हो गई है। अब अपन को मुख्य टॉपिक इसके अंदर क्या आ गया है, बीजांड आ गया है, क्योंकि गुरु बीजाणुओं का निर्माण तो गुरु बीजाणु धानी में ही होता है। धानी का मतलब घर, और गुरु बीजाणु धानी को अपन बीजांड भी कह सकते हैं। तो अगला अपना इसके अंदर मुख्य टॉपिक जो आएगा ना वो है अपना बीजांड, या इसको अपन गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ध्यान रखना दो दो नाम जो अलग अलग हो रहे हैं। लघु बीजाणु धानी किसको कहा था, परागपुट को कहा था, परागपुट को लघु बीजाणु धानी कहा था। वैसे ही बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी अपन कह सकते हैं। ऐसे एक दो उपनाम हो रहेंगे जिसके एक ही शब्द के दो नाम बनते हैं, वो भी आपको वो एक साथ लास्ट में बता दूंगा मैं। तो बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के बारे में अपन को इसके अंदर पढ़ना है। तो एक प्रारूपिक बीजांड जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, तो बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना अपन इस चित्र के द्वारा कंप्लीट समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीजांड का चित्र बना करके वर्णन पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो देखो बीजांड जो आवर्तबीजी पादपों में बीजांड जो है वो एक सैवृंत संरचना है, यानी वृंतनुमा संरचना है, वृंत इसके अंदर पाया जाता है। जो निषेचन के बाद, जब बीजांड के अंदर निषेचन की क्रिया हो जाएगी, दो नर युग्मक जो है वो आकर के निषेचन कर लेंगे, तो निषेचन के पश्चात ये पूरा का पूरा बीजांड जो है ना वो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। एक निषेचन के पश्चात एक पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो तो अपने इस चैप्टर के एंड में सबको एक साथ एक टेबल में करेंगे, मगर यहाँ पर शब्द आ गया है तो मैंने आपको बता दिया है कि निषेचन के पश्चात बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। एक प्रारूपिक बीजांड की अपन बात करते हैं। प्रारूपिक का मतलब ये हो गया है कि लगभग अधिकांश पादपों में पाया जाने वाला बीजांड, एक प्रारूपिक बीजांड जो है वो लगभग गोलाकार संरचना है जिसके अंदर निम्न 6 भाग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 6 भाग पाए जाते हैं। नामांकन के अंदर नाम आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, मगर मुख्य रूप से 6 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 तो ये बीजांड वृंत करना है आपको, नंबर 2 जो है वो बीजांड द्वार करना है, नंबर 3 जो है वो ये अध्यावरण है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अध्यावरण में। नंबर 3 ये, नंबर 4 जो है ये करना है बीजांड काय, नंबर 5 जो है ये करना है निभाग, और नंबर 6 जो है ये करना है अपन को भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। अब जो अन्य सभी नाम है उनको भी अपन देखते हैं कि ये नाम कैसे बने हैं। तो देखो एक प्रारूपिक बीजांड की अपन संरचना करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 6 भाग पाए जाते हैं। ये 6 भाग कौन से हैं, नंबर 1 करते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। बीजांड वृंत एक डंठलनुमा, एक वृंतनुमा संरचना है जिसकी सहायता से बीजांड जो है वो अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर बीजांडासन से जुड़ा हुआ रहता है, यानी जोड़ने के लिए काम में आता है। ये वाला वृंत वही है जो अभी आपको मैंने बताया था कि अंडाशय के अंदर आंतरिक भित्ति से जुड़ने में काम में आता है। तो ये सबसे नीचे हो गया है बीजांड वृंत। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये एक नया शब्द आया नाभिका। ध्यान रखना ये नाभिका है, ये शब्द निभाग है। नाभिका क्या हो गया है कि बीजांड वृंत जो होता है वो इस पूरा, मुख्य बीजांड तो ये है, बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है ना, जैसे यहाँ ये इतना बीजांड वृंत था, यहाँ पर आकर के कनेक्ट हुआ है, तो जहां पर जुड़ता है वहां पर एक उभारनुमा संरचना बनती है, यानी जहां से जुड़ता है वहां से थोड़ी सी उभारनुमा संरचना बनती है, इसको नाभिका कहा जाता है। तो नाभिका क्या हो गया है, बीजांड वृंत और बीजांड के जुड़ने का जो स्थान है उसको नाभिका कहा है। उसके बाद में दूसरा मुख्य बात करते हैं बीजांड द्वार। इससे पहले अपन थोड़ा सा ये अध्यावरण वाला करते हैं। देखो बीजांड जो होता है, ये बीजांड
का मुख्य भाग जो होता है वो मृदुत्व की कोशिकाओं से बना होता है। मुख्य भाग जो है वो मृदुत्व की कोशिकाओं से बना होता है। यानी बीजांड तो मुख्य रूप से अंदर का यही है, ये वाला पूरा चारों तरफ से तो आवरण बने हैं। तो पहले अपन ये अंदर वाला भाग करते हैं कि मुख्य भाग जो है वो मृदुत्व की कोशिकाओं से बना होता है, जिसको बीजांड काय कहते हैं। देखो ये मैंने 4 नंबर वाला लिखा ना, ये बीजांड काय है। यानी ये अंदर जो भाग है उसमें ये पिंक कलर के जो गोले से बना रखे ना चारों तरफ मैंने, ये वाला भाग जो है बीजांड काय है, जिसकी प्रत्येक कोशिका जो होती है द्विगुणित कोशिका होती है और मृदुत्व की प्रकार की कोशिकाएं होती है जो पोषक पदार्थों को अपने अंदर संचित करके रखती है। तो ये बीजांड काय हो गया है चारों तरफ से। अब उसके बाद में अगला भाग करते हैं अपन अध्यावरण। अध्यावरण भाग क्या होता है कि ये बीजांड काय जो है ना, ये चारों तरफ इसके अंदर मृदुत्व की कोशिकाएं जो है, ये वाला भाग, ये केवल ये वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक का ये भाग जो है, ये चारों तरफ से अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है। अध्यावरण का मतलब चारों तरफ आवरण पाया जाता है जो बीजांड काय को घेरे हुए रहता है। ये चारों तरफ अध्यावरण हो गया है इसके। ये अध्यावरण जो होता है ये अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर 2 भागों में 2 स्तरों में विभाजित होता है। यानी 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप 1 भी अध्यावरण होता है, 3 भी अध्यावरण होते हैं, मगर अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर बीजांड के चारों तरफ 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। 2 अध्यावरण मतलब 2 आवरण। देखिए आप, ये वाला जो है ये बाह्य अध्यावरण हो गया, उसके बाद में दूसरे वाला ये जो है ये आंतरिक अध्यावरण हो गया है। ये वाला तो बाह्य अध्यावरण है और ये वाला आंतरिक अध्यावरण। तो अध्यावरण की 2 प्रकार हो गए, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। दोनों को अध्यावरण कहते हैं। 2 भागों में विभाजित हो गया, बाह्य और आंतरिक अध्यावरण। अब यहां से अपवाद स्वरूप जो मैंने आपको बात बताई है वो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, जिन्हें बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। मगर लीची जो है, लीची जो फल है उसके अंदर 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। 1 2 3। सबसे बाह्य अध्यावरण जो होता है वो तीसरा अध्यावरण होता है। लीची का खाने वाला भाग जो है ना, जो लीची अपन खाते हैं उसमें जो बाह्य गुद्देदार भाग जो अपन खाते हैं फल के रूप में, वो तीसरा अध्यावरण ही होता है। लीची का खाने वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? तीसरा अध्यावरण होता है, जिसको एरिल कहते हैं। इस चैप्टर में लास्ट में अपन आएगा फिर से। लीची का तीसरा अध्यावरण खाने वाला भाग है जिसको एरिल कहते हैं। जबकि कुछ पादपों के अंदर 1 अध्यावरण भी पाया जाता है, मगर ये 3 अध्यावरण वाला ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। उसके बाद में अरंडी है। 3 अध्यावरण की बात करें, लीची और अरंडी के अंदर भी पाए जाते हैं 3 अध्यावरण, मगर अरंडी खाने वाला भाग नहीं है। लीची के अंदर खाने वाला भाग तीसरा अध्यावरण जो होता है उसको एरिल कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में अपन आते हैं बीजांड काय के बारे में बताया दिया हमने। अध्यावरण से अंदर आते हैं तो मुख्य भाग जो होता है वो बीजांड काय होता है। बीजांड काय की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है और मृदुत्व की प्रकार की होती है। उसके बाद में अंदर आते हैं तो बीजांड काय, अब देखो ये अध्यावरण जो है चारों तरफ से घेरा हुआ है, मगर ये सभी जगह से घेरा हुआ है, मगर एक स्थान ऐसा होता है जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित है। यानी अध्यावरण यहां पर आकर के रुक गया है, इधर से अध्यावरण यहां पर आकर के रुक गया है, तो एक द्वार बन गया है, एक गेट बन गया है। और इस ये भाग जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित रहता है उसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ये द्वार है, गेट है, किस काम में आएगा? जो पराग नलिका जो होती है ना, वो पराग नलिका जब आएगी तो इसके अंदर यहां से एंट्री करेगी, बीजांड द्वार वाले सिरे से अंदर जाएगी पराग नलिका। तो पराग नलिका को रास्ता देने के लिए अध्यावरण यहाँ पर अनुपस्थित होता है, जिससे यहाँ पर एक द्वार जैसी संरचना बन जाती है, जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार। 5 भाग हो गए। अब छठा भाग करते हैं भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। ये ध्यान से सुन लेना बच्चों, भ्रूणकोश लिख रहा हूं मैं, कबूतर वाला कै, कोश, आगे भ्रूणपोष भी आएगा। जब अपन निषेचन पढ़ेंगे ना तो भ्रूणपोष, पतंग पै वाला पोष भी आएगा, मगर यहाँ पर चल रहा है भ्रूणकोश, जिसका दूसरा नाम मादा युग्मकोद्भिद भी है। मैंने कहा था 2 नाम आएंगे। भ्रूणकोश का दूसरा नाम मादा युग्मकोद्भिद है। इस मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना पढ़नी है ना अपन को पूरी, मेन टॉपिक ये था ना मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में परिवर्तन। तो इस मादा युग्मकोद्भिद तक पहुंचने के लिए अपन ने पहले जायांग पढ़ा, जायांग से फिर अंदर अंडप में आए, अंडप से फिर अंडाशय के अंदर आए, अंडाशय के अंदर फिर बीजांड के अंदर आए, और बीजांड के अंदर ये मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश पाया जाता है। ये मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश जो होता है बीजांड काय के ऊतकों में धसा हुआ है। अंदर अलग से मैंने अलग कलर का दर्शाया है। ये पूरा का पूरा भ्रूणकोश है जो मादा युग्मकोद्भिद के रूप में काम करता है, और ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होकर के बीजांड द्वार वाले सिरे के ऊपर उपस्थित रहता है। बीजांड द्वार वाले साइड में थोड़ा सा खिसका रहता है, क्योंकि पराग नलिका जब आएगी तो पराग नलिका इस भ्रूणकोश के अंदर ही जाएगी, तो जितना ऊपर होगा पराग नलिका को उतने ही बीजांड काय की कोशिकाओं को तोड़ना पड़ेगा, तो आसानी से इसके अंदर चली जाए, इसलिए मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय वाले सिरे की तरफ उपस्थित होता है। अब एक चीज और रह गई है, बीजांड द्वार जो है उसका जस्ट विपरीत सिरा, यानी यहाँ पर बीजांड द्वार है तो इसका विपरीत सिरा ये वाला हो गया है यहाँ पर,
यहाँ पर ये है, तो ये विपरीत सिरा जो होता है ये कहलाता है निभाग। ये 6 प्रकार पूरे हो गए हैं। निभाग क्या होता है? बीजांड द्वार का बिल्कुल विपरीत सिरा जो होता है निभाग कहलाता है। एक्चुअल के निभाग जो है वो आधारीय भाग है। अब आप सोच रहे हैं कि आधार तो नीचे वाला होता है, मगर ये उल्टा करके बनाया मैंने, प्रतीक बीजांड है ये बीजांड ऐसे होता है, पूरा का पूरा ऐसे घुमा देते हैं तो बीजांड वृंत ऊपर आ जाता है, तो निभाग नीचे चला गया ना। तो निभाग वास्तव के अंदर बीजांड का कौन सा भाग होता है? आधारीय भाग होता है, क्योंकि ये प्रतीक बीजांड बना रहा हूं मैं, प्रतीक बीजांड है, इस प्रकार से होता है। तो निभाग ये बीजांड द्वार का विपरीत सिरा हो गया है। अब अपन मुख्य रूप से इसमें आते हैं भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद जो है वो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है। बीजांड के अंदर पाए जाने वाला भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अगुणित केंद्रकीय संरचना होती है, अगुणित केंद्रक होते हैं। अब 7 कोशिकाएं कौन सी है दिख रही है आपको? 3 तो ऊपर बनाई मैंने, 1 2 3 नीचे है, 1 2 3 और 1 बीच में है कोशिका। तो 7 कोशिकाएं हैं, मगर केंद्रक 8 कैसे हुए? ऊपर वाली 3 में 1 केंद्रक है, 3 अगुणित केंद्रक, नीचे वाली तीनों में 1 केंद्रक है, 6, और बीच वाली जो कोशिका जो है ना केंद्रीय कोशिका, उसमें 2 केंद्रक है, अंदर 2 अगुणित केंद्रक है। तो 8 अगुणित केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना जो होती है वो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश कहलाती है, जो बीजांड के अंदर बीजांड काय के उत्तकों में धसा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये कोशिकाएं इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो भ्रूणकोश के अंदर बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है, यानी नीचे वाली 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इन तीनों कोशिकाओं में बीच वाली जो कोशिका होती है ये कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। ये वाली कोशिका जो है ये अंड कोशिका, और साइड में पार्श्व में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, वो कहलाती है सहायक कोशिकाएं। ये बार बार में आएंगे। इस भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन जब पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी ये संरचना एक्चुअल में बनी कैसे है, क्योंकि इससे पहले अपन को गुरु बीजाणु जनन पढ़ना पड़ेगा। गुरु बीजाणु जनन के अंदर जो गुरु बीजाणु बनेंगे वो गुरु बीजाणु ही इसका निर्माण करेंगे, तो परिवर्तन पूरा अपने आगे समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझो कि इसके अंदर नाम आ गए हैं, तो आपको समझा देना चाहता हूं कि नीचे 3 जो कोशिकाएं हैं उन तीनों के अंदर 2 जो है पार्श्व में पाई जाती है, वो तो सहायक कोशिकाएं, एक जो बीच में है वो कहलाती है अंड कोशिका। तीनों को मिला करके तीनों कोशिकाएं जो होती है, जैसे ये एक अंड कोशिका और ये 2 सहायक कोशिकाएं, तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं हैं, 2 सहायक कोशिका प्लस 1 अंड कोशिका। ऊपर वाली तीनों जो कोशिकाएं जो होती है उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। और बीच के अंदर जो एक कोशिका है वो केंद्रीय कोशिका है, जिसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक आते हैं। पहले केंद्रक, इनके अंदर जो केंद्रक है ना दोनों, ये ऊपर और नीचे ही थे, मगर ऊपर और नीचे से ध्रुवों पर थे, दोनों ध्रुवों पर, मगर बाद में आ गए बीच में, तो इनको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ गए हैं, और निषेचन से पहले दोनों केंद्रक आपस के अंदर संयुक्त हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिससे द्वितीय केंद्रक बन जाता है। तो केंद्रीय कोशिका जो है उसका नाम आगे चल करके द्वितीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक वाली कोशिका भी कहा जाता है। तो बीच में तो द्वितीय केंद्रक वाली कोशिका, 2 केंद्रक वाली, नीचे की तरफ अंड समुच्चय जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका, और ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। इस प्रकार से ये संपूर्ण संरचना भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। और बाकी के सभी आपको मैंने बता दिए हैं। बीजांड वृंत वाला भाग डंठलनुमा संरचना जहां से जुड़ा रहता है वो नाभिका, चारों तरफ अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण, जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसको बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत सिरा जो होता है वो कहलाता है निभाग। ठीक है, और अध्यावरण के अंदर की तरफ मर्दूत की कोशिकाओं का समूह है, जो वास्तव में बीजांड का मुख्य भाग है। मेन भाग जो है ना वो बीजांड का ही बनाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पिंक कलर वाली ये लाइनें दिख रही हैं आपको, तो मुख्य भाग ये हो गया है। ये मर्दूत की कोशिकाएं, द्विगुणित कोशिकाएं होती है, ये पाए जाते हैं। और इन मर्दूत की कोशिकाओं के बीच में, यानी बीजांड काय की कोशिकाओं के बीच में बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश पाया जाता है, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना है, जिसके अंदर ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है जो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। और इसकी आकृति की अगर बात करते हैं, क्योंकि बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे अगले वीडियो में, बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे कि बीजांड की संरचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। उनमें एक प्रकार आएगा अपना प्रतीप बीजांड, तो उनमें एक प्रकार तो अभी कर दिया है अपन ने, ध्यान रखना, ये प्रतीप बीजांड है। उल्टा हो गया ना, मैंने आपको बताया ऐसे रहता है। तो ये प्रतीप बीजांड कहलाता है। एक प्रकार ये हो गया, मुख्य रूप से यही पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन के अंदर, प्रतीप बीजांड की पूछा जाता है, क्योंकि लगभग 70% आवर्तबीजी पादपों में ये प्रतीप बीजांड ही पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? गुरु बीजाणु धानी। तो ये आज की वीडियो में कंप्लीट होता है। थोड़ी सी नई चीजें आई है यहाँ पर, तो अगले वीडियो के अंदर अपन एक बार फिर से इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बीजांड के प्रकार
फिर गुरु बीजाणु जनन, फिर मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, और फिर लास्ट में निषेचन पढ़ेंगे। इस प्रकार से चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर अपन ने आज की वीडियो में ये टॉपिक अपने पढ़ा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।